गुड मॉर्निंग बच्चों। इतिहास के पिछले दो वीडियो के बाद में आज तीसरे वीडियो में हम वही चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में आज हमारा मेन टॉपिक है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बोर्ड में भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य विशेषताएं वो भी मैं बोर्ड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले ये छोटे छोटे इसलिए देखिए महत्वपूर्ण बिंदु एक ही नंबर के आते हैं। इतिहास में क्या होता है 1 से 10 तक एक नंबर के आते हैं, उसके बाद में बढ़े। सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता की मुख्य विशेषताएं ये बड़ा हर 1-2 साल में रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। जो 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, ठीक है। तो पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था, तो वहाँ पे जो था खुदाई हुई, तो खुदाई में नीचे से जो है ईंटें निकली। तो लोगों को संदेह हुआ कि जो ईंटें हैं वो पक्की ईंटें हैं, वो नीचे से कैसे निकल रही है, ठीक है। और जब इसकी जानकारी भारत सरकार को जब मिली, उस समय भारत सरकार जो था यहाँ पे ब्रिटेन का अधिकार था, तो उनको जानकारी मिली। उनको मिलने के बाद में सबसे पहले 1861 ईस्वी में कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है विभाग है उसकी स्थापना की, ठीक है। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 1904 में याद रखिएगा, जॉन मार्शल को जो है इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दो अलग अलग सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता एक ही जो है पूरी सभ्यता एक ही नाम है सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अलग है और मोहनजोदड़ो सभ्यता अलग है, ठीक है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सिंधु सरस्वती सभ्यता के। इसके बाद में आगे देखते हैं इसकी जो विस्तार था सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, अभी दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन उसका विस्तार हमारे भारत तक भी था। तो जो उसका विस्तार था हमारे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे इसका विस्तार मिलता है। लिख सकते हैं हम इसको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात। ये सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के भारत में स्थित ऐसे राज्य हैं जहां सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में इसके अवशेष पाए गए हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं ये मुख्य बिंदु एक नंबर के 1918 से कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है विभाग की स्थापना की। 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। और इसका जो विस्तार है पाकिस्तान से लेकर भारत से होते हुए अफगानिस्तान तक इसका विस्तार माना जाता है। हमारे यहाँ पे जो इनके सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं, इसके साक्ष्य से मिले सभ्यता के, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से मिले हैं, ठीक है। तब इसके आगे हम देखते हैं इसके अलग जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे अभी। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं साक्ष्य स्थल। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रमुख जो साक्ष्य स्थल थे वो कितने हैं? 917 जो है भारत में है, 481 पाकिस्तान में है, वह 2 अफगानिस्तान में है। 3 ऐसे राज्य जो देश है भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, जहाँ पे साक्ष्य स्थल है 917 भारत में मौजूद है, 481 पाकिस्तान में है, वह 2 अफगानिस्तान में। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, ये 2 प्रमुख है, कालीबंगा और दूसरा पीलीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है
उसी का तो एक बार-बार एक प्रश्न रिपीट होता है, जुत्ती में खेत का साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिलता है? तो जुत्ती में खेत का साक्ष्य राजस्थान में कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा जो है एक क्षेत्र है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक क्षेत्र है। अब बात करते हैं ये पूरी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी सिंधु सरस्वती नदी के किनारे मौजूद थी, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी लगभग उस समय सरस्वती नदी के लगभग उसके पास किनारे किनारे 40 बस्तियां थी, ठीक है। और इसका जो पर्वत क्षेत्र था यानी इधर से होकर बहती थी गंगा एवं यमुना, उन दोनों के बीच में से सरस्वती नदी जो थी वो बहती थी। कालांतर में वो धीरे धीरे लुप्त हो गई यानी बहना बंद हो गई, सूख गई। और उसके बाद में उसके पास जो जितनी भी बस्तियां थी अब वो बस्तियां कैसे उजड़ी, अलग अलग जो है इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। कोई सोचता है प्राकृतिक आपदा आई होगी इसलिए कालांतर में बस्तियां जो है उजड़ गई। कोई इतिहासकार मानते हैं कि नदी सूख गई तो लोग जो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए और अपने मकान नहीं छोड़ गए, दूसरी जगह जो है जाकर बस गए। जो इतिहास की इसमें एक राय नहीं है। तो हम भी अगर मान लो इसका बारे में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कभी सिंधु सरस्वती सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो विनाश के लिए हम 4, 5, 6 हमारे जो है पॉइंट रख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा होने के कारण, नदी का सूख जाना, या मान लो जंगली जो है जानवर या देशी आक्रमण, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं भाई ये नदी कैसे सूखी और इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ठीक है। तो ये अभी हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप सीख के एक पूरा हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। भाई साक्ष्य स्थल कहाँ है, कितने हैं, राजस्थान में कौन से हैं, क्या क्या है, ये नई नई चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में सिंधु सरस्वती की उसकी सहायक नदियां थी, उसके अलावा 250 बस्तियां अलग मानी गई थी, 250 बस्तियां इससे दूर थी और इसकी कुछ सहायक नदियां भी थी, ठीक है। वैदिक साहित्य में नदी तम में देवी तम में कहा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता को नदी तम में देवी तम में, यानी वो नदी जो है देवी के समान तुल्य मानी गई थी सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो सरस्वती नदी थी उसके बारे में। और वेदों में भी सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है, वेदों में भी सरस्वती नदी को कहा गया है। नहीं उस समय वेदों के जो रचना हुई उसके बाद तक सरस्वती नदी विराजमान थी, मौजूद थी, बहती थी, ठीक है। फिर कालांतर में धीरे धीरे इसका जिस प्रकार विलुप्त हुई, सूख गई या क्या कोई भी कारण रहा हो उसके कारण ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसका जो है उजाड़ हुआ, इसका जो विनाश हुआ, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सिंधु जो है हाँ स्टूडेंट्स अब आगे देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। बड़ा प्रश्न आता है, पहले भी मैंने बताई थी तुम्हें तो हम शुरू से जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो ये बड़ा प्रश्न आता है। ये प्रश्न जो है हर एक साल में रिपीट हो जाता है और नहीं तो 2 नंबर का प्रश्न तो आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। मैंने प्रमुख विशेषताएं लिख दी है, 10 प्रमुख विशेषताएं लिखी है और इस 10 प्रमुख विशेषताओं को मैं आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद में आप आसानी से इनको एक बार इनको आप याद करिए। इतिहास में होता भी है, सबसे पहले आपको पॉइंट लिखने होते हैं और पॉइंट लिखने के बाद में फिर जो है इनको एक्सप्लेन कर। तो बड़ा जो पर्सन होता है वो आराम से हमारे कॉपी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती जो है सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले नगर नियोजन। पहला नगर नियोजन, जब उसकी खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में जब उसका नगर नियोजन देखा तो नगर नियोजन ऐसा था, इतना सुंदर था, स्थापत्य कला इतनी अच्छी थी, यानी मकान जो थे सब एक कतार में बने हुए थे, नालियां बिल्कुल सीधी है, ऐसे नहीं जैसे आजकल देखते हैं हमारे यहाँ आसपास हमारे गाँव शहर में मकान आगे पीछे रहते हैं, किसी की चबूतरी आगे आ रखी है, किसी की मकान पक्के मकान का जो रेट होता है वो आगे है, किसी का पीछे है, किसी का छज्जा आगे है, ऐसा नहीं था, बिल्कुल एक कतार में था। नगर नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता थी। दूसरे नंबर पे आती है पक्की सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता को पक्की सभ्यता कहा जाता है, जितने भी मकान मिले सब पक्के। छत तो है जब खुदाई के बाद हम देखते हैं खुदाई ऊपर से की गई तो छत तो गायब हो रही थी, लेकिन बाकी सीढ़ियां हैं वो पक्की है, मकान पक्के हैं, कमरे वगैरह, यहाँ तक कि सड़क भी पक्की थी। और सड़क जो थी पक्की तो थी, उसकी एक विशेषता और थी, 2 बैलगाड़ी आराम से आसानी से सड़क से निकल सकती। तो हम कह सकते
सकते हैं उनको इतना अनुमान था कि कितनी चौड़ाई की वो सड़क बनाते हैं। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ की गलियों में कितने रास्ते इतने छोटे होते हैं कि अगर एक 4 व्हीलर निकल जाए तो दूसरी वाली नहीं निकल पाती। लेकिन वहाँ नहीं था पक्की। तीसरी थी ईंटों का प्रयोग। ईंटें उनकी 1:2:4 की थी, यानी अभी की जो ईंटें थी उसी की ईंटों की साइज जो थी 1:2:4 में विभाजित थी और पक्की ईंटें थी, ईंटों को पकाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में विशाल माल गोदाम जिसे हम बोलते हैं गोदाम जो होता है, तो विशाल बड़े बड़े माल गोदाम थे, यानी उसमें अन्न रखने के लिए स्टोव अन्न रखते हो या वहाँ पे कोई दूसरे शिल्प कार्य धातु के कार्य करते हो, बड़े बड़े वहाँ पे गोदाम मिले। ठीक है, तो गोदाम व्यापारिक उद्देश्य से बनाए गए हो या उस टाइम वहाँ पे अनाज इकट्ठा भंडारण किया जाता हो। आगे फिर हम बात करते हैं ग्रिड पद्धति का प्रयोग। इंपॉर्टेंट है ग्रिड पद्धति। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड पद्धति होती क्या है। ठीक है, ग्रिड पद्धति होती है यानी कि जो आप देख सकते हैं डायग्राम बना रहा हूं, ये गली है, ये मेन रोड है, मेन रोड लिख देता हूं उसको। ठीक है, और ये मकान जो है इधर बने हुए होते हैं, इधर मकान है, ये मेन रोड है, इधर मकान, ये मेन रोड, इधर मकान है, ये मेन रोड है, इधर मकान है, इधर मकान है। यानी आपको अंदर जाना होता है तो इस गली से ऐसे प्रवेश करोगे तो आपको इन मकान में घुसोगे। विशेषता क्या है, कोई भी मकान का मुख्य दरवाजा मेन रोड की तरफ नहीं खुल रहा है, सबके जो है मकानों के केवल पिछवाड़े हैं मेन रोड की तरफ। आपको मेन रोड से गली में जाना पड़ेगा, गली से फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। और आजकल क्या होता है, आजकल तो यही होता है मेन रोड की तरफ मुख्य दरवाजा मेन रोड की तरफ खोलने की कोशिश करते हैं। उस समय सुरक्षा की दृष्टि से मेन रोड की तरफ मकान का पिछवाड़ा होता था। ग्रिड पद्धति को प्रत्येक गली खुलती थी, यानी प्रत्येक गली समकोण पे काटती थी। जैसे समकोण है, प्रत्येक गली खुल रही है, किसी भी गली में जाओ आप दूसरी गली से होकर वापस बाहर आ जाओगे, ये नहीं कि वो गली आगे ब्लॉक है। आजकल हम देखते हैं शहरों में मुख्य रूप से विशेषता होती है, आगे जाते हैं आगे तो गली बंद है और हम वापस हमें बैक टर्न लेना पड़ता है। वो सबसे बड़ी विशेषता ये है, ग्रिड पद्धति कहलाती है यही है, प्रत्येक गली खुल रही है, प्रत्येक गली एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। किसी भी गली में जाओ दूसरी गली से आप वापस मेन रोड पे आ जाओगे, ये नहीं कि आपको उसी गली से वापस मेन रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, और ये से आगे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा चेक चंडीगढ़, एक इस्लामाबाद, दो ऐसे शहर है और एक है ब्रासीलिया जो देश का है। तो ब्रासीलिया छोड़ो, हम हमारे यहाँ की बात करते हैं चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड पद्धति के जो है ग्रिड पद्धति से बने हुए शहर। चंडीगढ़ की मुख्य विशेषता ये, चंडीगढ़ ग्रिड पद्धति से बना हुआ है, प्रत्येक गली खुलती है वहां पे आपस में। और इस्लामाबाद भी एक ऐसा शहर है, तो ये दो ऐसे शहर हैं जो स्थापत्य कला के नमूने हैं, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। उसके बाद आता है विशाल बोधिवारा। विशाल बोधिवारा बंदरगाह भी विशाल था, ऐसा माना जाता है। शायद उस समय सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे वो जहाज बनाना जानते थे, आसानी से दूसरे देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध होंगे, इसलिए वहाँ पे बंदरगाह मिला है। तो बंदरगाह मिलने का मतलब यही है कि वहाँ से जहाज रुकते होंगे, वहाँ से व्यापार किए जाते होंगे, तो बंदरगाह में मिला है। उसके बाद में बात करते हैं विशाल स्नानागार। स्नानागार की एक और विशेषता है जो मैं आपको समझाता हूँ। ये स्नानागार 8 बड़े स्नानागार मिले हैं। इस स्नानागार का गेट, अगला इसके बारे में बोलते हैं, हम बात कर रहे थे ग्रिड पद्धति की बात होगी हमारे विशाल बोधिवारा की होगी, अब बात करते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार में मैंने तुम्हें समझाया, देखो भाई ये 8 स्नानागार वहाँ पे मिले, विशाल है। उनकी एक विशेषता क्या है कि कोई भी स्नानागार का जो दरवाजा है वो आमने सामने नहीं खुलता है। जैसे मान लो इधर स्नानागार है, स्नानागार का तो बाथरूम, तो इसका गेट नहीं खुल रहा, सामने जो स्नानागार बना हुआ उसकी दीवार है और उसका गेट खुल रहा है तो इधर इसकी दीवार है। मतलब इस तरीके से बनाया गया ये भी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8वें नंबर का, वो है जल सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता को जल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे खुदाई के दौरान लगभग 700 कुएं मिले, यानी हर घर के बाद एक कुआं था, हर घर के बाद। और कुएं बिल्कुल पक्के हैं और कुएं की जो मुंडेर होती है, जो कुआं होता है उसके ऊपर जो उसका होता है वो भी इतना ऊंचा बनाया गया कि आसानी से कोई भी बच्चा उस पर गिरे नहीं, उस पर चढ़े नहीं। इस प्रकार की तकनीकी सहायता से उनको बनाया गया 700 कुएं, तो लगभग हर घर में कुआं मिला है, इसलिए इसको जल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 9वां पॉइंट हमारा है दुर्ग एवं बस्तियां
सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मिला जो दुर्ग मिला है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और बाकी जो बस्तियां मिली है वो दुर्ग से नीचे है। ऐसा माना जाता है शायद जो मध्य वर्ग के लोग होंगे या निम्न वर्ग के लोग होंगे वो शायद निचली बस्तियों में रहते होंगे, और जो राजपुरोहित राज परिवार है, शासक वर्ग होगा, वो जो है ऊपर दुर्ग की ओर उनकी बस्तियां स्थापित थी। तो ये भी एक प्रकार से कारण है कि दुर्ग अलग है और थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, दुर्ग के पास में बस्तियां हैं, वहाँ पे जो है संभ्रांत जो वर्ग होगा या उच्च वर्ग के लोग वहाँ पे रहते होंगे, और जो निचली बस्तियां थी वहाँ पे जो निम्न वर्ग के लोग जिसे मानते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, वो लोग वहाँ पर रहते होंगे। उसके बाद 10वां हमारा अंतिम जो आता है वो आता है पक्की नालियाँ। नालियाँ अभी भी पक्की है, देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारी नालियाँ कहीं बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, कहीं कहीं केवल ईंटें बनी होती है, नीचे कच्चे रहते हैं। वहाँ पे नालियों का आकार भी बराबर, नीचे भी नालियों में ईंटें बिछाई गई है और दोनों तरफ भी ईंटें हैं। तो पक्की नालियाँ हैं, पक्की नालियाँ, और उनका आकार ये नहीं कि कहीं नाली बड़ी हो रही है, कहीं नाली छोटी हो रही है, ऐसा नहीं है। हर घर के बाद पक्की नाली है, आगे बड़ा सा जो है खड्डा होता है, घर का पानी जाके उस खड्डे में जाता है, और उस खड्डे से मेन रोड से जो लाइन जा रही है उस मेन रोड में चला जाता है। उसके बाद शहर से बाहर गंदे पानी की निकासी जो होती है शहर से बाहर होती है, शहर के अंदर गंदे पानी। तो ये भी एक अभी हम देखते हैं स्वच्छता अभियान में नहीं बताया जाता है गंदे पानी की निकासी बाहर हो। जल जो है वो है लेकिन लिमिटेशन नहीं है, इतना भी ये जल होता है फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा जल होता है, ये हमारे तालाब में या नदियों में आकर मिलता है। उस समय इस प्रकार की व्यवस्था थी कि पूरा का पूरा जो जल था वो बाहर की ओर चला जाता था, सीवरेज जिसको हम बोलते हैं सीवरेज, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के आपको मैंने 10 पॉइंट बता दिए। वापिस एक बार नगर नियोजन, पक्की सभ्यता, ईंटों का प्रयोग, विशाल माल गोदाम, ग्रिड पद्धति आपको समझा दी। ग्रिड पद्धति में 2 नाम बताए थे मैंने, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, ठीक है। विशाल बोधिवाड़ा, विशाल स्नानागार, स्नानागार के बारे में बता दिया था किस प्रकार वास्तुशास्त्र से स्नानागार को बनाया गया था। जल सभ्यता के बारे में बात करी, 7 कुएं हैं और जल सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दुर्ग एवं बस्तियां अलग अलग है, इसके बारे में बताया। दुर्ग जो है वो ऊंचाई पे बना हुआ है और बस्तियां जो है वो अलग अलग बनी हुई है। और इसके बारे में नालियां जो है पक्की नालियां हैं और नालियों का आकार भी जो है एक प्रकार से ये आकार पूरा आकार है, ये नहीं कि आकार नाली का बड़ा हो रहा है, कहीं पे जाके नाली सी खुल रही है, इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम नहीं था। तो ये था हमारे सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। फिर तुम बड़ा क्वेश्चन हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है, तो इसके आपको पॉइंट याद करने हैं, पॉइंट